बे पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्कार्यवाद के सिद्धांत की चर्चा पिछले वीडियोज में की गई है। कारणता का जो सिद्धांत भारतीय दर्शन के अंतर्गत है उसके अंतर्गत जो है सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद का सिद्धांत ये मानता है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात कारण भी सत्य होता है और कार्य भी सत्य होता है। सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि कारण भी सत्य होता है और कार्य भी। कारण और कार्य दोनों की सत्ता को सत्य के रूप में माना जाता है। कारण और कार्य, कारण क्या है? सत्य है और कार्य भी क्या माना जा रहा है? सत्य माना जाता है। इस प्रकार से सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है ये मानता है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। दो सिद्धांत जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो प्रमुख है, एक सत्कार्यवाद का सिद्धांत और दूसरा असत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो सांख्य दर्शन का वो तो ये मानता है कि कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण सत्य है, इसका तात्पर्य कार्य भी सत्य होगा। दूसरा जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति हो सकती है या सत्य से असत्य की उत्पत्ति हो सकती है। जो न्याय वैशेषिकों का सिद्धांत और बौद्ध दार्शनिकों का सिद्धांत है वो असत्कार्यवाद का सिद्धांत है और वो सिद्धांत ये मानता है कि सत्य से असत्य की उत्पत्ति भी हो सकती है और असत्य से सत्य की उत्पत्ति भी हो सकती है। जैसे बौद्ध दर्शन का ये मानना है कि असत से सत्य की उत्पत्ति होती है, न्याय वैशेषिकों का मानना है कि सत्य से असत्य की उत्पत्ति होती है। अब दोनों सिद्धांतों की चर्चा हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर सत्कार्यवाद की प्रतिस्थापना की गई और सत्कार्यवाद की प्रतिस्थापना के लिए 5 आर्गुमेंट्स दिए गए थे कारिका के अंतर्गत, उनके द्वारा हमने सत्कार्यवाद की प्रतिस्थापना की। उसके बाद में हमने देखा कि सत्कार्यवाद के 2 रूपों की चर्चा भी हमने की, एक परिणामवाद की बात और दूसरा विवर्तवाद की बात। परिणामवाद के अंतर्गत 2 विभाजन हमने किए थे, एक प्रकृति परिणामवाद जो सांख्य दर्शन का है और दूसरा जो है ब्रह्म परिणामवाद जो रामानुज का है। विवर्तवाद का जो सिद्धांत है वो शंकराचार्य का सिद्धांत है। ये जो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है इसका जो सार रूप है ये कहना चाहता है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सिद्धांत क्या कहना चाहता है, कॉजलिटी रिलेशन के अंतर्गत क्या बतलाने का प्रयास कर रहा है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान, पहले से तात्पर्य उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान है। कार्य जो है कारण में पहले से ही अर्थात उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान है। जैसा हम उदाहरण देते हैं कि दही जो है दूध में पहले से ही विद्यमान है, तेल जो है तिल में पहले से ही विद्यमान है, घड़ा जो है मिट्टी में पहले से ही, पहले का तात्पर्य क्या है? उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान है। जबकि न्याय वैशेषिकों का ऐसा मानना है कि नहीं, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता। दोनों चीजें देखिए एक दूसरे के विपरीत है। एक सिद्धांत कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान है, जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है जिसे हम सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं, वरन एक नवीन उत्पत्ति है, एक नई उत्पत्ति जो है मानी जाती है, पहले से उसमें विद्यमान नहीं है। इन दोनों मतों के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि एक जो है पहले मत की आलोचना कर रहा है, दूसरा जो है दूसरा मत जो है पहले मत की आलोचना कर रहा है, तो पहला जो है दूसरे मत की आलोचना कर रहा है, एक दूसरे की आलोचना कर। तो हमने यहाँ पर देखा कि सत्कार्यवाद की प्रतिस्थापना करने के लिए सांख्य कार्यकारों ने जो ईश्वर कर्षण है उन्होंने आर्गुमेंट्स के द्वारा जो है सत्कार्यवाद की प्रतिस्थापना की और यह साबित करने का प्रयास किया कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है। ये स्पष्ट किया।
अब न्याय वैशेषिक जो है या बौद्ध दार्शनिकों के संदर्भ में यदि चर्चा करें, जो असत्कार्यवादी है वो सत्कार्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। पहली आलोचना क्या कर रहे हैं कि पहले हम देख रहे हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान होता है, ये सांख्य दर्शन का मानना है। न्याय वैशेषिक क्या कह रहे हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति है। दोनों में अंतर देख रहे हैं। अब पहली जो आलोचना सांख्य दर्शन की जो है, न्याय वैशेषिक कह रहे हैं कि यदि कार्य कारण में उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान है तो उत्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ क्या रह गया जब कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है। दूसरा प्रश्न उठाते हैं, दूसरा जो है आलोचना का दूसरा बिंदु उठाते हैं कि कार्य यदि उत्पत्ति से पहले ही कारण में विद्यमान है तो निमित्त कर्ता का प्रयोजन क्या है? निमित्त कर्ता की आवश्यकता क्या पड़ी? कार्य यदि कारण में पहले से ही विद्यमान है तो निमित्त कर्ता जो है उसका उद्देश्य क्या रह गया, उसका प्रयोजन क्या है, निमित्त कर्ता की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तीसरी बात कि कार्य यदि उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान है तो कारण और कार्य को अलग अलग नाम से पुकारने की आवश्यकता क्यों हो गई? दोनों को एक ही नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता? चौथी आलोचना के संदर्भ में देखेंगे कि कार्य यदि कारण में उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान है, जैसा कि सांख्य मानता है कि दोनों में क्या है, एक आइडेंटिकल रिलेशन है, तो दोनों का एक ही प्रयोजन होना चाहिए। जो कारण का प्रयोजन है वही कार्य का प्रयोजन भी होना चाहिए। दोनों में एक आइडेंटिकल रिलेशन है कि कारण और कार्य एक ही है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य कि कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है तो दोनों के प्रयोजन एक ही होने चाहिए। उदाहरण के लिए बतलाने का प्रयास करता है कि जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। घड़ा जो है मनुष्य को पीने के लिए जल उपलब्ध कराता है। घड़ा जो है जल उपलब्ध कराता है। ये क्या है? घड़ा क्या है? ये कार्य है। कारण क्या है? मिट्टी इसका कारण है जिसके द्वारा उसकी उत्पत्ति है। तो मिट्टी से घड़ा बना है तो जो कार्य घड़ा कर रहा है वही कार्य किसको करना चाहिए? मिट्टी को भी करना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, मूल प्रश्न जो है सांख्य दर्शन के सामने जो है न्याय वैशेषिक उपस्थित करते हैं कि यदि कारण जो है कारण में कार्य उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान रहता है तो उत्पत्ति का अर्थ ही क्या रह गया? फिर हम ये कहें कि उत्पत्ति हुई है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें विद्यमान है। क्योंकि न्याय वैशेषिक ऐसा मानते कि नहीं, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति है। मिट्टी अलग थी और घड़ा जो है बना है वो नई उत्पत्ति के रूप में माना जा रहा है। लेकिन सांख्य जो दर्शन है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान है, अर्थात मिट्टी में घड़ा पहले से ही विद्यमान है। तो न्याय वैशेषिक प्रश्न उठाते हैं कि मिट्टी में घड़ा यदि पहले से ही विद्यमान है तो फिर हम ये कहें कि मिट्टी से घड़ा बन गया, इसका अर्थ क्या रह गया? उत्पत्ति का अर्थ क्या रह गया? क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें विद्यमान है। दूसरी बात कि कारण से कार्य बन रहा है और कारण से कार्य को रूप देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। निमित्त कारण का तात्पर्य क्या है? निमित्त कारण का तात्पर्य जो निर्माण करने वाला है। जैसे कपड़े का निर्माण करने वाला जुलाह है जो सूत से या तंतुओं से जो है कपड़े का निर्माण करता है। मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है वो कुंभकार है। संगमरमर से मूर्ति का निर्माण जो करता है वो मूर्तिकार है। तो यहाँ पर कारण और कार्य, कारण से कार्य को जो रूप देने का कार्य करता है, कारण को कार्य में जो परिवर्तित करने वाला है वो चेतन सत्ता क्या है? निमित्त कारण है। न्याय वैशेषिक ये कहते हैं कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान है तो फिर इस निमित्त कर्ता की अर्थात कुंभकार की, जुल्हाए की या मूर्तिकार की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें विद्यमान है। जब पहले से ही विद्यमान है तो फिर जो है किसी निर्माण करने वाले की हमें आवश्यकता ही नहीं है।
तो सांख्य दर्शन के विपरीत जो है न्याय वैशेषिक प्रश्न उठाता है कि यदि हम कार्य को कारण में पहले से ही, उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान मान लेंगे तो निमित्त कारण का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। दो बात हमने देखी कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान है तो कारण और कार्य को अलग अलग नाम से जानने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। दूसरी बात कि कारण और कार्य जो है, कारण में कार्य जो अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान है तो फिर निमित्त कर्ता की आवश्यकता ही क्या रहेगी। तीसरी बात कि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान, तो कारण और कार्य को अलग अलग नाम से क्यों पुकारे, दोनों को एक ही नाम से क्यों नहीं पुकारते, क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें विद्यमान है, तो दोनों को अलग अलग नाम से पुकारने की आवश्यकता कहाँ है। हम जो है जो मिट्टी को जो नाम दे रहे हैं वही घड़े का भी नाम मिट्टी दिया जा सकता है, या मूर्ति का नाम जो है संगमरमर ही दिया जा सकता है। दोनों को हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें विद्यमान है, तो अलग अलग नाम से पुकारने की आवश्यकता क्या पड़ गई। और चौथा आर्गुमेंट जो दे रहा है कि कार्य यदि कारण में पहले से ही विद्यमान है तो फिर दोनों का प्रयोजन भी एक ही होना चाहिए, दोनों का प्रयोजन जो है एक ही होना चाहिए। अर्थात जो कारण का प्रयोजन है या कार्य का जो प्रयोजन है वही कारण का प्रयोजन भी होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो कार्य जो है, जैसे कि घड़े के संदर्भ में हम देख रहे थे, कपड़े के संदर्भ में देख रहे थे, मूर्ति के संदर्भ में देख रहे थे कि जो घड़ा कार्य कर रहा है वही मिट्टी भी कार्य करनी चाहिए। घड़ा हमें पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है तो मिट्टी के द्वारा भी उस कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। जो कार्य घड़ा संपन्न कर रहा है वो मिट्टी संपन्न नहीं कर सकती। जो तंतु जो कपड़ा कार्य संपन्न कर रहा है वो तंतु संपन्न नहीं कर सकते, या जो कार्य मूर्ति के द्वारा संपन्न किया जा रहा है वो संगमरमर के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति है जो सांख्य दर्शन स्थापित करना चाहता है, वो सटीक नहीं है। जो आलोचक दर्शन है, न्याय वैशेषिक है, उसको अस्वीकार करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता। और यदि होता है तो ये समस्याएं जो आती है कि दोनों को हम एक नाम से क्यों पुकार रहे हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, दोनों का प्रयोजन भी एक ही होना चाहिए, निमित्त कारण का उद्देश्य क्या रह जाएगा, निमित्त कारण का औचित्य क्या रह जाएगा। तो इस संदर्भ में हम सामान्य रूप से देख रहे हैं कि इस प्रकार से आलोचक जो है सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का खंडन करके जो है उसको नकारने का प्रयास कर रहे हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखिए कारण और कार्य जो है कारण में ही विद्यमान होता है, परंतु क्या है कि एक जो है कारण जो है अव्यक्त अवस्था में है और कार्य क्या है व्यक्त अवस्था में, दोनों में अंतर है। एक जो है पहले से अंतर्निहित है, वो बीज रूप में है, और जब वो कार्य बन जाता है तो स्वरूप में आ रहा है। तो पहले जो है वो अव्यक्त अवस्था है, और जब कारण जो है वो तो अव्यक्त अवस्था है, और जब कार्य बन रहा है तो वो क्या रहा है व्यक्त अवस्था में है। तो निमित्त कर्ता का जो प्रश्न उठाया गया है कि निमित्त कर्ता का उद्देश्य क्या रह जाता है, तो निमित्त कर्ता क्या करता है, किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है, वो उसको रूप देने का कार्य कर रहा है। मिट्टी से ही घड़े का निर्माण जो है निमित्त कर्ता कर रहा है, ऐसा कि नहीं है कि कुंभकार जो है किसी भी वस्तु से जो है घड़े का निर्माण कर रहे, जिसमें जो शक्ति थी उसी सामग्री से उस कार्य को संपन्न कर रहा है। हर कार्य से जो है हर कारण से जो हर कार्य की उत्पत्ति करने की उसमें क्षमता नहीं है। तो यहाँ आलोचक जो है सांख्य दर्शन की आलोचना करते हैं और उसके सत्कार्यवाद के सिद्धांत को नकारते हैं, परंतु फिर भी सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और सत्कार्यवाद के सिद्धांत के द्वारा ही हम सांख्य दर्शन के विकासवाद को समझ सकते हैं कि जो भी उत्पत्ति हो रही है वो कारण के रूप में ही होती है। प्रकृति जो है मूल कारण माना जाता है, और उस मूल कारण से ही समस्त जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। यदि कारण जो है सत्य है तो उसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न हो रहे हैं वो भी सत्य के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन जो है
न्याय वैशेषिकों की या बोधों की आलोचना करके जो है सत्कार्यवाद का प्रतिस्थापना की। सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो विकासवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया, उसी के द्वारा जो विकासवाद की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है सत्कार्यवाद की आलोचना के संदर्भ में आप लोगों को बताया गया है। जो कारणता का सिद्धांत था वो इस आलोचना के साथ में समाप्त होता है। और अगले वीडियो के अंतर्गत जो हम प्रकृति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति में कौन कौन से गुण होते हैं, गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, प्रकृति के संदर्भ में चर्चा करेंगे, व्यक्त और अव्यक्त के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकांश विद्यार्थी जो है इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। जो लोग अभी भी ग्रुपों से नहीं जुड़े हैं या ग्रुपों को छोड़कर चले जाते हैं, वो ध्यान रखें कि ग्रुप में बने रहे, उसका लाभ उठाए। अन्यथा हो सकता है कि आपको जो नियमित रूप से डिग्री जो मिलती है आगे जो है नियमित रखना संभव न हो। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों के लिए ये क्लासें ऑनलाइन टीचिंग का जो क्लासें चलाई जा रही है उसका लाभ आप लोग अधिक से अधिक जो उठाएं। धन्यवाद।